मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है और मेंडल ने आनुवांशिकता के ऊपर अनेक प्रयोग किए और उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, आइए देखते हैं। पहला उनका नियम है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नियम जो मैं आज बताऊंगी वो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला प्रभाविता के नियम में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मेंडल ने बताया था कि किसी लक्षण को व्यक्त करने के लिए अगर जीव में अगर 2 अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही आते हैं। इसे उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा था। अब है पृथक्करण का नियम। तो जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो लंबे पौधे के जो युग्मक हैं वो कैपिटल टी और बौने पौधे के युग्मक स्मॉल टी ये आपस में मिलेंगे और F1 पीढ़ी में ये हाइब्रिड टाल पौधे को बनाएंगे। तो F1 पीढ़ी में हाइब्रिड टाल पौधा बन गया, ये F1 पीढ़ी है। लेकिन जब इसकी F2 पीढ़ी बनेगी तो F2 पीढ़ी में ये लंबेपन और बौनेपन का जो कारक है वो शुद्ध रूप से अगली पीढ़ी में आएगा। युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये मेंडल का जो सेकंड लॉ है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये यही कहता है कि अगर F1 पीढ़ी में 2 विभिन्न कारक एक दूसरे के साथ आ गए हैं और एक कारक जैसे लंबेपन के कारक ने बौनेपन के कारक को दबा दिया था पर उसको पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया और ये जो बौनेपन का कारक है ये F2 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करता है। अब तीसरा लॉ कौन सा है उनका? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी ये जो तीसरा नियम है ये कह रहा है कि जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो ये जो ऊपर के दोनों लॉ हैं इनको समझने के लिए मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर प्रयोग किए थे, इसलिए उनको हम एक संक्रिय संकरण कहते हैं। तो हम प्रभाविता के नियम को एक संक्रिय संकरण से समझ सकते हैं, पृथक्करण के नियम को भी हम एक संक्रिय संकरण से समझ सकते हैं, अर्थात एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर के हम प्रयोग करके समझ सकते हैं, जैसे लंबेपन का लक्षण और बौनेपन का लक्षण। तो ये लंबाई के 2 रूप हो गए, लंबापन और बौनापन। लेकिन जब हमको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम समझना है तो इसको समझाने के लिए मेंडल ने द्विसंक्रिय संकरण का उपयोग किया। द्विसंक्रिय संकरण, तो क्या है द्विसंक्रिय संकरण? अर्थात जब एक साथ 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो वो द्विसंक्रिय संकरण कहलाता है। तो इसको समझते हैं हम प्रयोग के द्वारा। तो मेंडल ने अपने द्विसंक्रिय संकरण को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक गोल तथा पीले बीज वाला पौधा लिया था और एक दूसरा झुर्रीदार और हरे बीज वाला पौधा लिया था। यानी एक साथ 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया था। पहला कौन सा था पौधा? गोल तथा पीले बीज वाला पौधा। पहला गोल और पीले बीज वाला पौधा। तो इसके लिए इसको हम P1 यानी पहला पेरेंट लिख देंगे और गोल के लिए कैपिटल RR और पीले के लिए कैपिटल YY, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? प्रभावी लक्षण हैं, इसलिए इनके लिए गोल और पीले के लिए कैपिटल R और कैपिटल YY लिया। और इसका संकरण किसके साथ कराया? एक P2 पौधे के साथ कराया जिसके पास अप्रभावी लक्षण थे और वो अप्रभावी लक्षण थे झुर्रीदार या ब्रिंकल और हरे बीज। तो ये झुर्रीदार और हरे बीज जो हैं ये कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। तो इसलिए अगर गोल
के लिए कैपिटल आर आर लिया तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर आर, क्योंकि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज प्रभावी लक्षण के लिए और अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का यूज अप्रभावी लक्षण के लिए करते हैं। तो गोल के लिए कैपिटल आर आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर आर, और पीले बीज के लिए कैपिटल वाई वाई और हरे बीज के लिए स्मॉल वाई वाई संकेत का उपयोग किया। तो ये P1 और P2 ये दो पौधे हैं। इन पौधों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो सबसे पहले क्या होता है, युग्मक बनते हैं। तो हम देखें इनके युग्मक या गैमेट्स कैसे बनेंगे। तो ये जो गैमेट्स होंगे, इसके गैमेट बनेंगे वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले होंगे, क्योंकि जब युग्मक बनता है तो दोनों कारकों में से एक कारक जाता है, और इसके जो युग्मक बनेंगे तो वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले बनेंगे। और जब F1 पीढ़ी का निर्माण होगा तो उस F1 पीढ़ी के पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर कारक तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल वाला है, लेकिन लक्षण कौन से होंगे, लक्षण हमेशा प्रभावी के आते हैं। इसलिए ये सारे के सारे जो पौधे हैं वो कैसे वाले होंगे, गोल और पीले बीज वाले। तो जो F1 जनरेशन बनी है ये बनी है गोल तथा पीले बीज वाली। तो हम पढ़ रहे हैं मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, और अब भी मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से गुण हैं, गोल रंग होना, गोल होना या फिर झुर्रीदार होना, पीले बीज होना या हरे बीज होना, ये अलग अलग लक्षण हैं। तो ये अगली पीढ़ी में कैसे जाएंगे और एक दूसरे को ये प्रभावित करेंगे या नहीं, इसे देखने के लिए अब हम F2 पीढ़ी देखेंगे। तो F2 पीढ़ी देखने के लिए, अभी तो ये हमारा F1 पीढ़ी तक हो गया, ये हमने यहाँ तक जो प्रयोग किया है ये कहाँ तक है, ये F1 पीढ़ी। लेकिन अगर हमको F2 पीढ़ी देखना है तो उसके लिए चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो चेकर बोर्ड बनाने के पहले हम इस F1 पीढ़ी में कैसे युग्मक बनेंगे वो देख लेते हैं। तो ये जो F1 पीढ़ी है इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई के संयोग से कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला युग्मक बनेगा। इस कैपिटल आर और स्मॉल वाले के संयोग से एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई वाला युग्मक बनेगा। तीसरे प्रकार का युग्मक इस स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले का, अर्थात स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तीसरा ये स्मॉल और कैपिटल का, और चौथा स्मॉल आर और स्मॉल वाई का, अर्थात ये। तो F1 पीढ़ी से जब हम F2 पीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये नर युग्मक भी बनेंगे इसी तरह के, और इसी तरह के मादा युग्मक। तो इसको हमको डिटेल में समझने के लिए मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को हमको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने 4 प्रकार के युग्मक बने हैं तो यहाँ पर हम उनको नहीं दर्शा सकते। तो हम आपको चेकर बोर्ड के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम चेकर बोर्ड में देखें, हमने ये जो 4 प्रकार के नीचे युग्मक बने थे उसी को हम फिर से बना लेते हैं। ये देखिए जो F1 पीढ़ी थी उसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई था। तो जब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो इस चेकर बोर्ड में यहाँ पर ये मेल युग्मक का चिन्ह और ये फीमेल युग्मक का चिन्ह। अब ये युग्मक कितने प्रकार के अब भी बताए हैं, 4 प्रकार के। तो वो 4 प्रकार के युग्मक हम कैसे बनाएंगे वो वहाँ पे भी बताया है, और यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। तो देखिएगा पहला युग्मक कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला पहला युग्मक। फिर ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला दूसरा युग्मक। फिर ये स्मॉल वाले का इसके साथ संयोग तो ये तीसरा युग्मक, और इसका इसके साथ संयोग तो ये चौथा युग्मक। 4 प्रकार के युग्मक होगा। यही 4 प्रकार के युग्मक यहाँ भी होंगे, यानी जैसे नर युग्मक वैसे ही मादा युग्मक।
अब इनके संयोग से जो F2 पीढ़ी बनेगी, तो हम देखें अगर इस युग्मक का संयोग इस युग्मक के साथ होगा तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, तो हम क्या लिखें, गोल और पीले बीज, गोल और पीले बीज। गोल और पीले बीज क्यों? क्योंकि कैपिटल R गोल के लिए और कैपिटल Y पीले रंग को दर्शा रहा है। अब दूसरा, इस वाले का संयोग इससे होता है तब भी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा गोल। क्यों गोल? क्योंकि दोनों R कैपिटल हैं, और पीला क्योंकि एक कैपिटल Y है। अगर एक कारक भी प्रभावी होता है तो वही लक्षण दिखाई देता है। अब यहाँ तीसरे में कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y, यहाँ पर भी हम लिखेंगे गोल और पीला। अब चौथा संयोग इस वाले का पहले युग्मक का संयोग इसके साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर भी गोल और पीले। अब ये दूसरा युग्मक के ऊपर हमने उंगली रखी, इस युग्मक का इन चारों के साथ संयोग तो हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये देखिए ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोल और पीले। फिर इसका संयोग कैपिटल R स्मॉल y, तो यहाँ पर स्मॉल y किसका संयोग था, हरे रंग का, तो कैपिटल R के कारण गोल और स्मॉल y के कारण पीला रंग नहीं, बीज का रंग कौन सा हो गया, हरे बीज। फिर इसका संयोग इसके साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कैपिटल है तो कैपिटल R है इसलिए गोल, और एक कैपिटल Y है इसलिए पीले बीज होंगे। अब इसका संयोग इसके साथ, तो कैपिटल R स्मॉल स्मॉल y, तो फिर क्या बनेंगे, गोल और स्मॉल y हैं तो इसलिए हरे बीज। फिर अगला, इधर वाले से तीसरे युग्मक को यहाँ से हमने लिया और यहाँ के चारों युग्मक से संयोग कराएंगे, तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y, क्या लिखेंगे, गोल और पीले, क्योंकि कैपिटल R गोल के लिए और Y पीले के लिए। अब इसका संयोग इसके साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, फिर लिखना होगा गोल और पीले, यानी ये जो नए पौधे बनते जा रहे हैं उनको हम देखते जा रहे हैं। फिर इसका संयोग इसके साथ, तो स्मॉल r कैपिटल Y, इधर से इधर संयोग हो रहा है कैपिटल Y। तो यहाँ पर जो स्मॉल r है वो झुर्रीदार के लिए है, ये कैपिटल R गोल बीज के लिए था और स्मॉल r काय के लिए है, झुर्रीदार, तो यहाँ हम लिख दें झुर्रीदार, और कैपिटल Y काय के लिए है, पीले के लिए, तो झुर्रीदार और पीले। अब इसका संयोग इसके साथ, तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, क्या लिखना पड़ेगा, झुर्रीदार और पीले। क्यों लिखा पीले, एक कैपिटल Y है इसलिए पीले और दोनों स्मॉल r है इसलिए झुर्रीदार। अब इसका संयोग इनके साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, क्या लिखना होगा, गोल और पीले। फिर इसका संयोग इसके साथ, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, दोनों स्मॉल y, तो कैपिटल R शब्द किसके लिए है, गोल के लिए, ठीक है। कैपिटल R अगर एक भी है तो वो गोल बनेंगे, और दोनों स्मॉल y हैं तो दोनों स्मॉल y किसके लिए होता है, हरे रंग के लिए, तो हरे बीज, यानी कि जो बीज बनेंगे वो गोल और हरे बीज, गोल कैपिटल R के कारण और दोनों स्मॉल y के कारण हरे बीज। अब इसका संयोग इसके साथ, तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y,
तो यहाँ पर स्मॉल आर किसके लिए है? झुर्रीदार। तो यहाँ पर भी आ जाएगा झुर्रीदार और पीले बीज। अब अगला संयोग क्या है इसका? इसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये कैसे हो जाएंगे? झुर्रीदार और हरे बीज, झुर्रीदार और हरे बीज। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? द्विसंक्रिय संकरण। ये जो द्विसंक्रिय संकरण हम पढ़ते हैं तो इसमें गोल और पीले, द्विसंक्रिय संकरण में क्या होता है? जब द्विसंक्रिय संकरण का हम रिजल्ट देखते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो जीनोटाइप अनुपात अलग आता है और फिनोटाइप अनुपात अलग आता है। इसका जीनोटाइप अनुपात तो 9:3:3:1 होता है। फिनोटाइप माने जब देखने में एक समान हो। तो इनका जो जब हम रिजल्ट देखेंगे तो जो फिनोटाइप अनुपात आएगा गोल और पीले बीजों वाला तो वो आएगा 9:3:3:1। तो ये क्या है? यहाँ पे हम देखें, हम क्या बता रहे हैं आपको? ये जो द्विसंक्रिय संकरण है इसमें इसका जो फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप माने क्या होता है? फिनोटाइप माने जब लक्षण समान हो भले जीन की संरचना में अंतर हो। फिनोटाइप माने जब लक्षण समान हो भले जीन की संरचना में अंतर हो। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो 9:3:3:1 आया। ये 9:3:3:1 क्या है? ये जो 9% पौधे हैं ये बिल्कुल पहले पेरेंट के जैसे बने। तो पहला पेरेंट क्या था जब हमने लिखा था? तो आपने देखा होगा कि पहला पेरेंट को हमने ऐसा बनाया था RRYY। तो ये पहला पेरेंट था गोल और पीले बीज वाला। और दूसरा पेरेंट कौन था? ये था P1। और दूसरा पेरेंट कौन था? स्मॉल RR और स्मॉल YY। तो वो हमने P2 लिखा था। तो वो क्या था? झुर्रीदार और हरे बीज वाला। तो इसको बिल्कुल आसान है, आप समझें कि जब हम द्विसंक्रिय संकरण कराते हैं तो द्विसंक्रिय संकरण का ये जो F2 जनरेशन होती है, द्विसंक्रिय संकरण की ये कौन सी जनरेशन है? F2। कौन सी जनरेशन है ये? F2। तो इस F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 आता है। अर्थात 9% पौधे बिल्कुल पहले पेरेंट के जैसे, ये 9% पौधे किसके जैसे? पहले पेरेंट के जैसे। और 1% पौधे कैसे? दूसरे पेरेंट के जैसे। 1% पौधे दूसरे पेरेंट के जैसे। फिर ये बीज के 3:3 अनुपात क्या आ गए? तो गोल के साथ हरे बीज 3 पौधों में बनेंगे और झुर्रीदार के साथ पीले बीज 3 पौधों में बनेंगे। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, गोल पीले 1, गोल पीले 2, गोल पीले 3, 4, गोल पीले 5, गोल पीले 1 मिनट, गोल ये नहीं है, ये 5, गोल पीले 6 और गोल पीले 7 और गोल पीले 8 और गोल पीले 9। ये देखिए, इसको आपको समझ में आया होगा। फिनोटाइप यानी 9:3:3:1 यानी F2 पीढ़ी में लक्षणों की समानता वाले 9 पौधे पहले पेरेंट के जैसे बने। ये देखिए, हमने उसको क्रॉस करके बता दिया। गोल पीले 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। अब दूसरा पेरेंट कौन था? झुर्रीदार और हरे। तो देख लो, यहाँ कहीं भी झुर्रीदार के साथ हरे नहीं है, केवल यहाँ पे है। ये देखिए, ये झुर्रीदार और हरे ये केवल यहाँ पर है। तो 1% पौधे कैसे बन गए? दूसरे पेरेंट के जैसे। अब ये बचे हुए 6 पौधों में से 3 पौधे में गोल के साथ हरा रंग आ गया और झुर्रीदार के साथ 3 में पीला रंग। तो स्वतंत्र अव्यूहन यही तो कह रहा है कि जो F2 पीढ़ी बनती है तो ऐसा नहीं है कि गोल के साथ पीला ही हमेशा चिपका रहे लक्षण, बल्कि गोल के साथ हरा वाला लक्षण भी आ सकता है और झुर्रीदार के साथ पीला लक्षण भी आ सकता है। तो ये क्रॉस वाले लक्षण कितने पौधों में बने थे? 6 पौधों में।
तो आपको समझ में आया स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या कह रहा है कि कोई भी दो लक्षण जो अगर एक दूसरे के साथ हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अगली पीढ़ी में साथ में ही पहुंचेंगे। F1 पीढ़ी में अगर पहला पेरेंट गोल पीले वाला था और F2 पेरेंट कौन सा वाला था, झुर्रीदार और हरे वाला, लेकिन F2 पीढ़ी में आपने देखा कि 9% पौधे तो गोल पीले वाले माने पहले पेरेंट जैसे बने और 1% पौधा दूसरे पेरेंट जैसा माने झुर्रीदार और हरे वाला। लेकिन ये 6 पौधे कैसे बने, इनमें नए लक्षण आए। तो इनमें जो नए लक्षण आ रहे हैं ये स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को बता रहे हैं। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है कि जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यानी गोल के साथ पीला रंग और झुर्रीदार के साथ हरा रंग हमेशा रहेगा ये जरूरी नहीं है। गोल के साथ हरे और पीले के साथ झुर्रीदार भी आ सकते हैं और ये 3 यानी 6% पौधों में ऐसा हुआ। ये जो पूरे 16 पौधे बने थे यहाँ, इन 16 पौधों में 9% पौधे पहले पेरेंट जैसे, 1% पौधा दूसरे पेरेंट जैसा, और ये जो 3 और 3 हम यहाँ देख लें, ये देखिए गोल के साथ हरा ये 1 हो गया, फिर गोल के साथ हरा ये 2 हो गए और गोल के साथ हरा 3 जगह पर ये गोल के साथ हरे होंगे और ये झुर्रीदार के साथ पीला 1 जगह, झुर्रीदार के साथ पीला 1-2 जगह और झुर्रीदार के साथ पीला 1 और 3 जगह होंगे और ये गोल के साथ पीला 3 जगह होगा। ये देखिए ये गोल हरे। तो इस तरह से टोटल अनुपात हमारा क्या आया, फिनोटाइप 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है उसमें फिनोटाइप अनुपात ये आता है और अगर हम इसका जीनोटाइप अनुपात देखें तो वो अभी हमने इसमें ना बना के यहाँ समझाने के लिए अलग से बना दिया है। तो आप देख लीजिए जीनोटाइप अनुपात कितने प्रकार के होंगे। देखिए RRYY वाले एक, जीनोटाइप माने जीन की संरचना बिल्कुल एक सी होनी चाहिए। RRYY वाला एक इसी में है ना पूरे। RRYY वाला 2, कैपिटल RR एक कैपिटल एक स्मॉल वाले 2 पौधे, एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल वाले 4 पौधे, कैपिटल RRYY वाले 1 पौधे, एक कैपिटल एक स्मॉल दोनों स्मॉल Y वाले 2 पौधे, स्मॉल RRYY वाला 1 और स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y वाले 2 और स्मॉल RR कैपिटल YY वाले 1। तो ये अनुपात कहलाएगा जीनोटाइप अनुपात। और जीनोटाइप अनुपात को हम कैसे लिखेंगे, 1:2:4:1:1:2:1:1। तो मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है कि जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। अर्थात अगर पहला पेरेंट गोल और पीले वाला था और दूसरा पेरेंट झुर्रीदार और हरा वाला था तो ऐसा नहीं है कि हमेशा गोल के साथ पीले बीज बने और झुर्रीदार के साथ हरे बीज बने, बल्कि 9% अनुपात में गोल के साथ पीले बनेंगे, 1% अनुपात में झुर्रीदार के साथ हरा बनेगा और बाकी के जो 3 पौधे ऐसे भी बनेंगे जिसमें गोल के साथ आ जाएगा, गोल के साथ पीला था पहले तो गोल के साथ हरा आ जाएगा और यहाँ पर पीले के साथ झुर्रीदार, ऐसा विपरीत अनुपात भी आ जाएगा। अर्थात लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होने की क्षमता रखते हैं। इसे ही हम मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। और ये 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में F2 पीढ़ी का, ये F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात बताइए। तो ये F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात है 9:3:3:1 और जीनोटाइप अनुपात है 1:2:2:4:1:2:1 और वो इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है।